हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अध्याय 8 में आगे चलते हुए मैक्सिमा और मिनिमा यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट की स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके लिए हम लोग एक निश्चित अंतराल ए बी में एक फलन f(x) के वक्र पर विचार करते हैं, जिसमें बिंदु ए पर फलन f(x) का मान यानी कि fa न्यूनतम है, जबकि बिंदु बी पर फलन का मान fb इसके अंदर आ रहा है अधिकतम। इन्हें क्रमशः निरपेक्ष निम्निष्ठ या निरपेक्ष उच्चिष्ट भी कहते हैं। यहाँ पर x = a निरपेक्ष निम्निष्ठ बिंदु होगा, जबकि इस बिंदु पर फलन का मान fa निरपेक्ष निम्निष्ठ मान होगा। इसी प्रकार x बराबर b को निरपेक्ष उच्चिष्ट बिंदु और fb को यानी इस बिंदु पर फलन के मान को निरपेक्ष उच्चिष्ट मान कहा जाएगा। और एक निश्चित अंतराल में निरपेक्ष निम्निष्ठ और निरपेक्ष उच्चिष्ट यूनिक होते हैं यानी अद्वितीय होते हैं। इसी प्रकार आगे चलते हुए यदि हम बिंदु P और R पर विचार करें तो इन पर फलन के मान यानी fa1 और fa3 अपने अड़ोस पड़ोस यानी कि नेबरहुड के अंदर सबसे ज़्यादा हैं। यह बिंदु सापेक्ष उच्चिष्ट होते हैं। इसी प्रकार यदि हम बिंदु Q और S पर विचार करें तो इनके संगत फलन के मान अपने अड़ोस पड़ोस में न्यूनतम हैं। इन बिंदुओं को सापेक्ष निम्निष्ठ कहा जाता है। इस प्रकार जो हमें बिंदु P, Q, R और S मिल रहे हैं, इन्हें चरम बिंदु या एक्सट्रीम पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ पर बिंदु A1 और A3 इन्हें उच्चिष्ट बिंदु कहा जाता है और इनके संगत फलन के मानों को उच्चिष्ट मान कहा जाता है। इसी प्रकार A2 और A4 को निम्निष्ठ बिंदु कहा जाता है और इनके संगत फलन के मानों को क्रमशः निम्निष्ठ मान कहा जाता है। यहाँ पर सिर्फ उच्चिष्ट या निम्निष्ठ कहें या सापेक्ष उच्चिष्ट या सापेक्ष निम्निष्ठ कहें, इस बात का मतलब एक ही रहेगा। यानी हम आगे से जब भी उच्चिष्ट या निम्निष्ठ की बात करेंगे तो हम वहाँ पर सापेक्ष उच्चिष्ट और सापेक्ष निम्निष्ठ की ही बात करने वाले हैं। इससे स्पष्ट है कि एक निश्चित अंतराल में निरपेक्ष निम्निष्ठ और निरपेक्ष उच्चिष्ट मान एक ही होता है, जबकि सापेक्ष उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान एक से अधिक हो सकते हैं। यहाँ पर उच्चिष्ट और निम्निष्ठ को अधिकतम और न्यूनतम मान से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यदि आप ध्यान देंगे तो x बराबर a1 पर उच्चिष्ट मान और a4 पर निम्निष्ठ मान में यदि हम अंतर देखें तो वास्तव में हमें निम्निष्ठ मान ज़्यादा बड़ा मिलेगा। तो यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कोई निम्निष्ठ मान किसी उच्चिष्ट मान से बड़ा भी हो सकता है। अब केवल वक्र के माध्यम से उच्चिष्ट और निम्निष्ठ ज्ञात करना आसान तो है, लेकिन ग्राफ बनाना उतना ही मुश्किल कार्य है। अतः हम यहाँ पर अन्य गणितीय विधियों के माध्यम से मैक्सिमा मिनिमा या उच्चिष्ट और निम्निष्ठ को ज्ञात करना सीखेंगे, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट मेथड है द्वितीय कोटि के अवकलज की सहायता से उच्चिष्ट और निम्निष्ठ को ज्ञात करना, यानी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। और इसे कैलकुलेट करने का जो मेथड है उसके अंदर फर्स्ट स्टेप हम लेते हैं कि सबसे पहले आप दिए गए फलन को y = f(x) के रूप में मान लें। नेक्स्ट स्टेप में हम इस पद का एक बार अवकलन करते हैं, जिससे हमें dy/dx का मान मिलता है और इस dy/dx को इक्वल 0 रखकर एक समीकरण बनाते हैं, जिससे हमें एक्सट्रीम पॉइंट चरम बिंदु मिलते हैं। और मान लेते हैं
कि इससे हमें एक्सट्रीम पॉइंट मिल रहे हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN। अब हमारा नेक्स्ट कार्य रहेगा इन बिंदुओं की जांच करना कि वास्तव में इन बिंदुओं पर उच्चिष्ट मिलेगा या निम्निष्ट मिलेगा। और इसके लिए हमारा फोर्थ स्टेप होगा कि हम dy बाई डी एक्स वाले पद का, यानी जो पहली बार हमने अवकलन किया है, उसका एक बार पुनः अवकलन करेंगे, जो कि यहां पर हमें प्राप्त होगा f डबल डैश x। नेक्स्ट स्टेप में हम एक एक करके इन बिंदुओं में से बिंदु लेंगे और उन बिंदुओं पर हम दूसरे अवकलज का मान ज्ञात करेंगे। तो हम फर्स्ट इसमें लेके चल रहे हैं x इक्वल A1। इस पर हम d2y अपॉन dx2 का मान ज्ञात करने वाले हैं। या तो ये जो हमारे पास अवकलज है इसका मान 0 आएगा, या 0 से बड़ा आएगा, या 0 से छोटा। तो तीन ही टाइप के मान होंगे। यदि x बराबर A1 पर d2y अपॉन dx2 का मान लेस देन 0 हो, यानी माइनस में वैल्यू आ जाए, तो x बराबर A1 उच्चिष्ट बिंदु होगा, यानी मैक्सिमा पॉइंट होगा। और यदि x बराबर A1 पर d2y अपॉन dx2 ग्रेटर देन 0 हो तो x बराबर A1 निम्निष्ट बिंदु होगा। और यदि x बराबर A1 पर d2y अपॉन dx2 का मान 0 आ जाए तो हम अगला अवकलज भी ज्ञात करेंगे और इस अवकलज का मान पुनः x बराबर A1 पर ज्ञात करेंगे। और हम उस वक्त तक आगे अवकलन करते रहेंगे जब तक हमें 0 से बड़ा या 0 से छोटा मान प्राप्त ना हो जाए। कहने का मतलब यदि ये वाला अवकलज भी शून्य आ जाए तो हम अगला अवकलज करेंगे, वो अवकलज भी यदि शून्य आ जाता है तो हम उससे भी अगला अवकलन करेंगे, और उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक मान 0 से बड़ा या 0 से छोटा ना आ जाए। अब यदि अशून्य होने वाला अवकलज विषम कोटि का हो, यानी D3, D5, D7 इस प्रकार का यदि हमें अवकलज अशून्य मिलता है, तो उस कंडीशन में x बराबर A1 ना तो उच्चिष्ट बिंदु होगा और ना ही निम्निष्ट बिंदु होगा। और यदि अशून्य होने वाला अवकलज समकोटि का हो, यानी 2, 4, 6 इस प्रकार की कोटि वाला हो, तो वही स्थिति होगी जो यहां पर है, यानी कि लेस देन 0 होने पर उच्चिष्ट बिंदु और ग्रेटर देन 0 होने पर निम्निष्ट बिंदु। और यही सेम मेथड हम सभी एक्सट्रीम पॉइंट A2, A3, A4 आदि पर यूज करते जाएंगे, और वहां पर हम इस बात की जानकारी कर लें कि कौन सा बिंदु उच्चिष्ट है और कौन सा बिंदु निम्निष्ट है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि वह सिर्फ बिंदु पूछता है तो हमें सिर्फ यहीं तक काम करना है, और यदि वह उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान पूछता है तो हमें उन बिंदुओं को आइडेंटिफाई करने के बाद फलन के अंदर मान रखकर ज्ञात भी करना है। इस बात को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम एक काम और करते हैं कि हम x बराबर A1 पर जब d2y अपॉन dx2 का मान ज्ञात करते हैं तो वहाँ पर तीन स्थिति हो सकती है कि वह 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा या 0 होगा। इन दो स्थितियों में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन जैसे ही 0 आएगा तो हम नेक्स्ट वाला अवकलज भी ज्ञात करेंगे जो कि है d3y अपॉन dx3। इसका मान भी हम इसी बिंदु पर ज्ञात करने वाले हैं, और यहाँ पर भी तीन स्थितियाँ हो सकती हैं। या तो यह मान 0 से बड़ा होगा, या यह मान 0 से छोटा होगा, या यह मान 0 होगा। अगर यहाँ पर भी मान 0 आए तो हम फिर से आगे चलकर चौथा अवकलज भी ज्ञात करेंगे, और फिर से वही बात रिपीट करने वाले हैं कि या तो ये मान पॉजिटिव होगा, या ये मान नेगेटिव होगा, या ये मान 0 होगा। और जब 0 आ जाए तो हम अगला अवकलज d5y और dx5 भी ज्ञात करेंगे, और ये सिलसिला उस वक्त तक
चलता रहेगा जब तक कि नॉन जीरो वैल्यू हमें ना मिल जाए। अब यदि हमें नॉन जीरो वैल्यू मिल जाती है तो हम ये देखेंगे कि वह अवकलज कौन सी कोटि का है। जैसे यहाँ पर विषम कोटि का अवकलज हो और मान लीजिए वो पॉजिटिव आ जाए, तो इस बिंदु A1 पर ना तो उच्चिष्ट प्राप्त होगा और ना ही निम्निष्ठ होगा। मान लीजिए कि यदि हमने D4y और dx4 यानी जो चौथा अवकलज है उसको ज्ञात कर लिया और सपोज करते हैं कि उनमें इनमें से कोई वैल्यू आ गई, तो वही स्थिति बनती है जो इसके पॉजिटिव या नेगेटिव होने के साथ बनती है। यानी यहाँ पर तो मिलेगा निम्निष्ठ और यहाँ पर मिलेगा उच्चिष्ट। और यदि यहाँ भी हमें जीरो मिल जाए तो हम इससे जो आगे वाला अवकलज है उसके लिए भी नॉन जीरो वैल्यू या जीरो वैल्यू तक जाते हैं। नॉन जीरो होने पर विषम कोटि का अवकलज है तो ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ठ, और यदि वह जीरो आ जाए तो हम उससे भी आगे वाले अवकलज की तरफ जाएंगे जब तक कि हमें अशून्य अवकलज प्राप्त ना हो जाए। मोस्टली हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अभी भी हमने सीखा है, हम उसी का यूज करने वाले हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यह मेथड उसी वक्त काम करता है जब अवकलन करना आगे से आगे आसान होता जाए। अगर इसके उल्टे हमें ऐसी स्थिति मिले जिसमें आगे से आगे अवकलन करना आसान नहीं हो, तो हम एक अन्य विधि है जिसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, उसका यूज करते हैं। तो देखते हैं कि वह क्या है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव का टेस्ट, उसमें कुछ स्टेप तो बिल्कुल सेम है। जैसे पहला कि हम सबसे पहले दिए गए फलन को y बराबर fx के रूप में नोट करते हैं। दूसरा कि इसका एक बार हम लोग अवकलन करते हैं तो हमें dy बाई डी एक्स इक्वल मिल जाएगा f डैश एक्स। और तीसरा dy बाई डी एक्स इक्वल 0 इक्वेशन से हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट ज्ञात करते हैं और इससे मानते हैं कि हमें मान ले x बराबर a1, x बराबर a2, a3 अप टू an आदि एक्सट्रीम पॉइंट मिल जाते हैं। अब हम एक एक पॉइंट लेते हैं और उस पर पहले अवकलज यानी dy बाई डी एक्स के मान के पर विचार करते हैं। यदि x बराबर a1 पर dy बाई डी एक्स का चिन्ह प्लस से माइनस हो जाए, x बराबर a1 उच्चिष्ट बिंदु होगा। और यदि x बराबर a1 पर dy बाई डी एक्स का चिन्ह माइनस से प्लस हो जाए तो x बराबर a1 निम्निष्ठ बिंदु होगा। और यदि x बराबर a1 पर dy बाई डी एक्स का चिन्ह ना बदले, यानी पहले भी प्लस और बाद में भी प्लस या पहले माइनस और बाद में भी माइनस हो, तो उस बिंदु को नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार अन्य बिंदुओं a2, a3 आदि के लिए भी जांच कर लेते हैं और उन बिंदुओं को फलन के अंदर पुट करके हम लोग उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात कर लेते हैं। इस विधि का प्रयोग हम ज्यादातर नहीं करते क्योंकि इसमें चिन्ह को ज्ञात करना एक मुश्किल कार्य है। लेकिन यदि आगे से आगे अवकलन करना मुश्किल होता जाए तो हमें निश्चित तौर पर इस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का ही यूज करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि किसी बंद अंतराल fx में फलन के उच्चतम और निम्नतम मान को ज्ञात करना, यानी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को ज्ञात करेंगे एक बंद अंतराल AB में। और इसके लिए विधि है कि हम लोग फर्स्ट f डैश एक्स को ज्ञात करते हैं, यानी पे एक बार अवकलन करते हैं और इसको 0 के इक्वल रखकर एक्सट्रीम पॉइंट को ज्ञात करते हैं। और माना वह बिंदु है x इक्वल a1, a2 अप टू an। उसके बाद इन सभी बिंदुओं पर और बंद अंतराल AB के कॉर्नर पॉइंट यानी A और B पर फलन के मानों को ज्ञात करते हैं। और अब इन मानों में से जो मान सबसे छोटा होगा वह निम्नतम मान और जो सबसे बड़ा होगा वह उच्चतम मान होगा। तो इस प्रकार हम किसी बंद अंतराल में fx के उच्चतम और न्यूनतम मान को ज्ञात कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम लोग कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फंक्शन को देखने वाले हैं जिनके अधिकतम और न्यूनतम मान हम फलन को देखकर ही ज्ञात कर सकते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है x प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी। यदि आप ध्यान देंगे तो यह कोई संख्या b है जिसमें हमेशा ये वाला मान जुड़ेगा, क्योंकि वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। छोटे छोटा मान वर्ग का 0 हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फलन का न्यूनतम मान b होगा, जबकि जैसे जैसे ये संख्या बड़ी होती जाएगी इस फलन का मान भी बड़ा होता जाएगा, यानी इसका अधिकतम मान विद्यमान नहीं होगा। विद्यमान नहीं होने से मतलब है कि निश्चित नहीं है, यह मान धीरे धीरे बढ़ने के साथ साथ इस फलन का मान भी बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार दूसरा फलन है जो है माइनस ऑफ x प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी। यदि आप विचार करेंगे तो ये वाला मान हमेशा रहेगा पॉजिटिव और इसके साथ माइनस का गुणा कर दिया तो ये मान हमेशा रहेगा नेगेटिव। इसका मतलब हमेशा जैसे जैसे ये मान बढ़ेगा ये b में से घटता रहेगा। इसका मतलब इस फलन का अधिकतम मान सदैव b होगा, जबकि इसके बढ़ने के साथ साथ ये मान छोटे से छोटा होता जाएगा, यानी निरंतर छोटा होना। इसका मतलब इसका न्यूनतम मान विद्यमान नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है दो और फंक्शन जो है मोड से रिलेटेड। यदि हम ध्यान दें तो मोड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। इसका मतलब इस फलन नंबर 3 की स्थिति में ये वाला मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये हमेशा b के अंदर जुड़ता रहेगा। इसका मतलब इसका न्यूनतम मान होगा b, जबकि अधिकतम मान इसका विद्यमान नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पर इसका चिन्ह रहेगा सदैव माइनस, यानी यह b में से हमेशा घटता रहेगा। इस स्थिति में इसका अधिकतम मान सदैव b होगा, जबकि न्यूनतम मान विद्यमान नहीं होगा। तो इस प्रकार हम इन विशेष फलनों के आधार पर केवल मात्र निरीक्षण से ही न्यूनतम और अधिकतम मान की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अब एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात, जिससे आपके कुछ मुश्किल प्रश्न भी आसानी से हल किए जा सकते हैं। जिन बिंदुओं पर f(x) का मान उच्चिष्ट या निम्निष्ठ होगा, उन्हीं सेम बिंदुओं पर 1/f(x) का मान जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी जिन बिंदुओं पर f(x) उच्चिष्ट था उन बिंदुओं पर 1/f(x) निम्निष्ठ होगा और उन्हीं बिंदुओं पर 1/f(x) उच्चिष्ट होगा जिन पर f(x) निम्निष्ठ होगा। इसी प्रकार जिन बिंदुओं पर f(x) उच्चिष्ट और निम्निष्ठ होगा उन सभी बिंदुओं पर log f(x), √f(x) और f(x) की पावर n, ये सभी भी उच्चिष्ट और निम्निष्ठ होंगे। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट से हम लोग कई बार कुछ मुश्किल क्वेश्चनों को भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।